साल 1991 की बात है। एक रात पश्चिमी वर्जीनिया के दूर दराज इलाके में एक केबिन में, जो जंगल और कुछ खेतों के बीच में बनी हुई थी, वहाँ एक 6 साल की छोटी बच्ची अपने पालतू कुत्ते के साथ कैंपिंग कर रही थी। उसने अपने साथ लाए हुए कुछ किताबों को पढ़ा और फिर लालटेन बंद करने के बाद सो जाती है। लगभग आधी रात हो चुकी थी कि उसका कुत्ता अचानक ही जोर जोर से भौंकने लगता है और उसके भौंकने की आवाज़ सुन करके वह बच्ची उठ जाती है और फिर अपने कुत्ते को शांत करने लगती है। लेकिन उसका कुत्ता शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बार बार भौंके जा रहा था। जैसे ही उस बच्ची ने अपने कुत्ते के भौंकने की दिशा को देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर जो खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की के पीछे एक बहुत बड़े हाथ की परछाई उसे नजर आती है। शुरुआत में वो डर जाती है, फिर उसे लगता है कि शायद उसकी माँ आ करके उसको आवाज़ दे रही है। तब उसने ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ देना शुरू किया, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह परछाई गायब हो जाती है। इसके बाद वो बच्ची अपने कुत्ते को पकड़ करके अपने पास ले आती है और फिर से सो जाती है। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उसका कुत्ता फिर से भौंकने लगता है। वो बच्ची चूंकि जगी हुई थी, वो उठती है और उसे फिर से शांत करने की कोशिश करती है। इस बार उसने डायरेक्ट उसी ओर देखना चाहा जिस ओर उसका कुत्ता भौंक रहा था। जैसे ही उसने देखा तो अब दूसरी ओर की खिड़की के कांच में एक बड़ी सी आकृति नजर आती है और ये आकृति किसी मानव की विकृत आकृति जैसी लग रही थी। वह डर जाती है और फिर अपने कुत्ते को शांत करते हुए, हिम्मत बांधते हुए दरवाजे की तरफ जाती है और फिर दरवाज़ा खोल करके देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। अब वो चूँकि डरी हुई थी, इसलिए तुरंत लौटती है, दरवाज़ा को बंद करती है और फिर से सो जाती है। किसी प्रकार वो रात बीत जाती है। आखिर उस रात कौन आया था और उस बच्ची को किस लिए जगा रहा था, और कुत्ता को कैसे पता चलता है कि कोई आया था? आज की कहानी एक ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आपको हॉरर, थ्रिलर, क्राइम और मिस्टीरियस जैसी कहानी पसंद आती है तो आप सही जगह पर आए हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया पॉडकास्ट इसमें अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वेस्ट वर्जीनिया के बाल्टीमोर, मैरीलैंड में ब्रायन केंडल अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में कुल 4 लोग थे। उसकी पत्नी बेलिंडा और उनके 2 बच्चे। ब्रायन और बेलिंडा वेस्ट वर्जीनिया में ही पले बढ़े थे, इसलिए उन लोगों को अब शहरी जीवन काफ़ी व्यस्त और थका देने वाली लग रही थी। इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वे लोग वेस्ट वर्जीनिया में ही किसी शांत वाले इलाके में अपने लिए घर ढूंढ लें, और इसके लिए उन लोगों ने तलाश शुरू कर दी। और फिर उन्हें वेस्ट वर्जीनिया के स्लेन्सविले में ही एक अच्छा घर मिल जाता है, जहां की आबादी 182 लोगों की थी। उस घर से कुछ दूरी पर एक केबिन भी बनी हुई थी। यह एक मंजिला घर खेत और जंगलों के बीच में स्थित थी, जहां पर आसपास कोई भी पड़ोसी नहीं थे। इस प्रकार से वो घर बहुत सुरक्षित नहीं थी, खास करके बेलिंडा के बच्चों के लिए, क्योंकि वे लोग यदि बाहर खेलते हैं
तो उनकी निगरानी करने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए ब्रायन ने ब्लैक लैब प्रजाति का एक कुत्ता ले आया जो उसकी संपत्ति के साथ साथ उनके बच्चों की भी रक्षा कर सके। उसका नाम कोको था और कोको परिवार वालों को बहुत पसंद आ गया। वह भी बच्चों और परिवार वालों से बहुत जल्दी घुल मिल गई। ब्रायन कैंडल और उसके परिवार को यह नया घर काफी पसंद आ रहा था। कुछ दिन वहां रहने के बाद बेलिंडा ने अपने भाई को एक सरप्राइज पार्टी के लिए बुलाया। बेलिंडा और उसके भाई के बच्चे की उम्र लगभग एक थी और हाल ही में उसका जन्मदिन भी था। इसलिए बेलिंडा ने सोचा कि क्यों ना एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी जाए। इसके लिए उसने कुछ केक और कुछ बैलून्स पार्टी के लिए खरीद लाए। यह एक छोटी बर्थडे पार्टी थी। उन लोगों ने केक काटे और केक खाने के बाद बच्चे लिविंग रूम में खेलने चले जाते हैं। इधर उनके माता पिता रसोई में बैठ करके आपस में बात कर रहे थे। बच्चे अब लिविंग रूम में खेल रहे थे जो कि रसोई से सटी हुई थी। उन लोगों ने बैलून फुलाए और उससे खेलना शुरू किया कि तभी अचानक ही उनके सारे के सारे बैलून उड़ते हुए छत की ओर चले गए। ये काफी हैरान करने वाला था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी अब होने वाली थी, क्योंकि उन सभी बैलूनों में से एक बैलून छत से नीचे की ओर आता हुआ नजर आ रहा था और उसके बंधे हुए धागे खींचे हुए से लग रहे थे, मानो कोई उसे पकड़ करके नीचे की ओर खींच रहा हो। वह बैलून सीधे बेलिंडा के भाई की बेटी जॉर्डन की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो बैलून जॉर्डन के नज़दीक पहुंचता है तो जॉर्डन ऊपर की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस बैलून को पकड़ पाती, वह बैलून छूट जाता है और ऊपर की ओर चला जाता है और उससे सारी हवा निकल जाती है। इधर रसोई में बैठे हुए उनके माता पिता यह सब कुछ देख रहे थे। वे लोग काफ़ी हैरान थे और एक दूसरे को वे लोग हैरानगी भरी नज़रों से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जॉर्डन की मम्मी जॉर्डन के पास जाती है और उससे कहती है कि अभी अभी तुमने किसको थैंक यू कहा। इस पर जॉर्डन इधर उधर देखती है और फिर एक और इशारा करती है। जब उन लोगों ने उस ओर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। यह काफी डरावना था। यह सब कुछ देख करके सभी लोग डर गए थे कि बीच में ब्रायन आता है और उनसे कहता है कि अरे रे, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें इनसे डरने की बात नहीं। शायद बैलून में जो हीलियम गैस भरे हुए थे वो खत्म हो गए थे, इस वजह से बैलून नीचे आ रही थी। और फिर ब्रायन इन सभी बातों को बोलते हुए वो सारे मामले को रफा दफा कर देता है। अब सारे लोग वहाँ पर खाना खा लेते हैं और फिर बेलिंडा का भाई और उसका परिवार उन लोगों से विदा होकर के अपने घर को चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद बेलिंडा और ब्रायन एक दूसरे से कहते हैं कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अजीब था। कुछ दिनों के बाद ब्रायन अपनी बेटी ब्लेयर से, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल थी, पूछता है कि वो अभी पीछे की संपत्ति और जंगल को देखने जा रहे हैं, क्या वह उसके साथ घूमना चाहती है। घूमने जाने का मौका पाकर के ब्लेयर अपने पिता से जाने के लिए हाँ कह देती है और वे दोनों खुशी खुशी उस घर के पीछे की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वे लोग कुछ दूर चलते हैं तो उन लोगों को दूर में कुछ दिखाई देता है जो कि वहां पर नहीं होना चाहिए था। दरअसल उन लोगों को उस जंगल में एक वैन खड़ी हुई नजर आती है जो बिल्कुल जली हुई थी। अब उसके सिर्फ फ्रेम बचे हुए थे। वे लोग धीरे धीरे उस वैन के नजदीक जाते हैं। ब्रायन जैसे ही वैन के पीछे की ओर जाकर के उसके अंदर झांक करके देखता है, जो काफी हैरान करने वाला था। उस वैन के अंदर सीट में जो स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग में कुछ जानवर बने खिलौने पड़े हुए थे। यह काफी अजीब था, लेकिन ब्लेयर उस चीज को देखना चाह रही थी। तो ब्रायन उनसे कहता है कि नहीं नहीं, हम लोगों को यह सब कुछ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ब्रायन को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा था। और फिर वे दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट जाते हैं। घर लौटने के बाद ब्रायन बेलिंडा से कहता है कि उन लोगों ने उस जंगल की ओर एक वैन देखा था जो पूरी तरह से जली हुई थी, और फिर उसके अंदर क्या क्या था इसके बारे में बेलिंडा को बतलाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वैन के आसपास
कहीं भी कोई सड़क नहीं थी और इस प्रकार से उस वैन को वहां पर किसने ला करके खड़ा किया था और उसे आग के हवाले किया था। पहले के कुछ महीनों में वैन स्लेंसविले से ही मैरीलैंड में अपने काम के लिए रोजाना आना जाना करता था, लेकिन इसमें उसे घंटों लग रहे थे और उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए ब्रायन ने डिसाइड किया कि वो अगली सोमवार की सुबह जब अपने काम पे जाना शुरू करेगा तो वो अपनी माँ जो मैरीलैंड में ही रहती है उसी के साथ रहने लगेगा और शुक्रवार की रात को स्लेंसविले वापस आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हफ्ते भर सोमवार से शुक्रवार तक बेलिंडा और उसके बच्चे बिना किसी वाहन के स्लेंसविले के जंगल में अकेले रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ एक ही कार थी। जब ब्रायन का परिवार स्लेंसविले में अकेले था तब उसकी बेटी ब्लेयर अपनी माँ से कहती है कि उसे उस केबिन में जाकर के एक दिन कैंप करना है और उसके लिए वो काफ़ी जिद करती है। क्योंकि ब्रायन घर पर था नहीं, इसलिए अंततः उसकी माँ को हार मानना पड़ता है और उसे कैंप करने के लिए बाहर बने केबिन में जाने की इजाज़त दे देती है। परमिशन मिलने के बाद ब्लेयर काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसकी माँ बेलिंडा उसे कुछ हिदायत भी देती है। वो उससे कहती है कि जब तुम वहाँ जाओगी तो अपने साथ अपने पालतू कुत्ते कोको को भी ले जाना, और फिर जब तुम एक बार उस केबिन के अंदर चली जाओ तो उसके दरवाजे को ठीक तरह से बंद कर लेना और फिर दोबारा मत खोलना। इधर ब्लेयर अपने साथ एक लालटेन, कुछ किताबें और कुछ गर्म कपड़े लेकर के उस केबिन की ओर चली जाती है। उस केबिन में बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई थी और उसमें पर्दे लगे हुए थे ताकि वह केबिन पूरी तरह से ब्लैक आउट हो जाए। ब्लेयर उस कमरे में जाती है और लालटेन जला लेती है और फिर उसने अपने किताबें बाहर निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच वो अपने लिए बिस्तर भी बना रही थी। फिर पढ़ाई करने के बाद कुछ देर में उसे नींद आती है और वो सो जाती है। अभी उसे सोए हुए कुछ ही समय बीते थे कि अचानक ही उसके साथ आया हुआ कोको जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अजीब हरकत करने लगता है। कोको की आवाज़ सुनकर के ब्लेयर की नींद टूट जाती है और वो उठ करके सीधे ब्लेयर को शांत करना चाहती है, लेकिन वह शांत नहीं हो रहा था। वह और ही ज़्यादा जोर जोर से भौंक रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि जिस ओर कोको देख करके भौंक रहा है उसके सामने एक खिड़की में एक हाथ की परछाई नजर आती है, जिसे देख करके वह काफ़ी डर जाती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद उसकी माँ यहाँ पर उसे देखने के लिए आई होगी, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है, ममा ममा, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब ब्लेयर वापस अपने बिस्तर पर आती है और कोको को भी खींच करके अपने साथ सुला देती है और दोनों सो जाते हैं। अभी कुछ ही देर बीता था कि अचानक दोबारा कोको उठता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। उसकी यह आवाज़ सुन करके ब्लेयर उठती है और उसे शांत करती है, लेकिन इस बार जैसे ही वो उठ करके उस बड़ी खिड़की की ओर देखती है जहाँ पर पर्दे लगे हुए थे, वो बिल्कुल हटी हुई थी और उस पर्दे के पीछे एक बड़ी सी परछाई उसे नजर आती है। वो उठ खड़ी होती है और उस खिड़की की ओर जाती है। वो परछाई अब वहाँ से जा चुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई उस जगह से गुजर रहा हो। फिर वो उस पर्दे को खींच करके पूरे खिड़की को ढक देती है और जब वो वापस अपने बिस्तर की तरफ आती है तो देखती है कि कोको अब अपने मुंह को पूरी तरह से खोल दिया है और उसके जबड़े और उसके दांत साफ साफ नजर आ रहे हैं और वो ब्लेयर को काटने के जैसा कर रहा है। वो काफ़ी गुस्से में था। किसी प्रकार से ब्लेयर उसे शांत करती है और अपने साथ दोबारा बिस्तर पे ले जाती है और वे लोग सो जाते हैं। जिस वक्त पर ब्लेयर के साथ यह सब कुछ हो रहा था, ठीक उसी वक्त में उसके मुख्य घर में उसके भाई के साथ भी कुछ ऐसे ही घटना घटती है। जब बेलिंडा अपने 3 साल के बेटे सॉन को उसके कमरे में सुला करके वापस अपने बेडरूम में सोने चली जाती है कि कुछ देर बाद वो अचानक उठ खड़ा होता है और भागता हुआ अपनी माँ के बेडरूम में पहुंच जाता है और उसे जगाता है और वो कहता है कि वो काफ़ी डरा हुआ है। इस पर उसकी माँ उसे शांत करती है और दोबारा
उसके कमरे में ले जा करके उसे सुला देती है। ऐसा वो 3-4 बार कर चुका था। उसकी माँ को लग रहा था कि शायद इस जंगल इलाके में कोई जंगली जानवर उसकी खिड़की से होकर के गुजर रहा है और उसे देख करके शॉन काफी डरा हुआ है। लेकिन बार बार वह डर करके अपनी माँ को उठाने चला आता था। तब उसकी माँ उससे कहती है कि आखिर क्या हुआ है। तब वो उससे कहता है कि उसकी खिड़की के पास एक राक्षस आया था, उसकी खिड़की के पास एक मॉन्स्टर आया था। ये बातें सुनने के बाद उसकी माँ काफी चिंतित हो जाती है और अंततः उसे अपने साथ सुला लेती है। कुछ देर बाद ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही ब्लेयर उस केबिन से बाहर निकलती है और अपने मुख्य घर की ओर चली जाती है। घर जाने के बाद ये तीनों बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। तभी बेलिंडा अपनी बेटी ब्लेयर से पूछती है कि तुम्हारा कैंपिंग कैसा रहा। एक्चुअल में ब्लेयर काफ़ी बतौनी थी, वो काफ़ी बातचीत करने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसकी माँ यह सब पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बतलाती है, वो बिल्कुल शांत थी। ऐसे करके वह दिन भी बीत जाता है और उस रात बेलिंडा ने अपने दोनों बच्चों को एक कॉमन रूम में सुला दिया और उन लोगों को सुलाने के बाद वो खुद अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जैसे ही बेलिंडा सो जाती है तो उसे सपने आने लगते हैं और उन्हीं सपनों में उसे एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। उस सपने में वो अपने बेड से उठती है और अपने बेड के नीचे देखती है तो वहां पर एक बच्चा दिखाई देता है जिसे वो नहीं पहचानती थी। उस बच्चे ने बेलिंडा को इशारा करके अपने पास बुलाया। बेलिंडा उसके पीछे पीछे चली जाती है और बढ़ते बढ़ते घर के आंगन की ओर निकल जाती है जहां पर चारों तरफ दिन के जैसे रोशनी फैली हुई थी। उसने देखा कि बाहर में चादर से रेखाएं खींची गई है और ये सफेद रंग की चादरें डोरी से अलग अलग दिशा में बंधी हुई थी। अब वो जैसे ही उस बच्चे को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी तो वो बच्चा उसे दिखाई नहीं देता है और उसके बीच में वे चादरें भी बाधक बन रही थी। बेलिंडा उस बच्चे को ढूंढते हुए आगे जा रही थी लेकिन वह बच्चा उसे नहीं दिखाई दे रहा था। वो चादर को हटा करके आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके पैर के अंगूठे में कुछ चीज चुभता है। जैसे ही बेलिंडा उस चीज को देखने के लिए झुकती है तो वो देखती है कि उसके अंगूठे में एक कपड़े में लगाए जाने वाला पिन लगा हुआ था। वो इसे देखती है और फिर वो अपने आप को वापस अपने बिस्तर में पाती है। यह सब कुछ उसके सपनों में हो रहा था जो कि काफी डरावना था। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और बेलिंडा जग जाती है। जगने के बाद वो अपने बिस्तर के जो कंबल हैं, चादर हैं, उन सभी को समेटती है और बेड से नीचे उतर जाती है और फिर अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए चलने लगती है। अभी वो अपने बेड से कुछ दूर ही चली थी कि उसके पैर में दोबारा से वही कपड़ों वाली पिन चुभती है। जैसे ही वो उसने उस पिन को देखा तो काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि उसके कमरे में अभी तक कपड़े की पिन नहीं थी और ये पिन कहाँ से आई, ये चीज़ उसके लिए काफ़ी विचलित करने वाली थी। वो दिन भर इसी बारे में सोचती रही और फिर अपनी बहन को फ़ोन पर यह सारी घटना बतलाती है कि उसके साथ सपनों में क्या क्या हो रहा था। उधर उसकी बहन बेलिंडा से कहती है कि घबराओ नहीं, हो सकता है कि तुम अपने बच्चों पर इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई हो कि थकान की वजह से ऐसे सपने आ रहे हैं और तुम्हें बहुत कुछ वहम हो रहा है। वो बेलिंडा से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ ताकि तुम्हें आराम मिले और तुम अच्छी तरह से रेस्ट कर सको। और कुछ ही समय बाद बेलिंडा की बहन अपने बच्चों के साथ उसके यहाँ रहने चली आती है। जब बेलिंडा की बहन पहुंच चुकी थी तब बेलिंडा ने विचार किया कि क्यों ना वो अपने घर के पीछे वाले जंगल के हिस्से को देख ले और वो उसे देखने के लिए अकेले ही उस जंगल की ओर चली जाती है। अभी वो कुछ दूर आगे बढ़ती है कि उसे उस जंगल के बीच में 4 छोटे छोटे कब्र दिखाई देते हैं और उस पर लगे हुए पत्थर से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यहाँ पर बच्चों को ही दफनाया गया है, जिसे देखकर वो और अधिक चौंक जाती है।
उसे इस बात का कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसके प्रॉपर्टीज के पीछे कोई कब्रिस्तान भी होगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन ब्लेयर अपने कमरे में सो रही थी। अचानक ही वो जग जाती है और उठ करके अपने बेड में बैठ जाती है। वो चारों ओर अपने कमरे को देख रही थी कि उसकी नज़र खिड़की की तरफ जाती है जहां पर पर्दे लगे हुए थे। अमूमन उन पर्दों को हटाया नहीं जाता था क्योंकि जिन खिड़कियों में वे पर्दे लगे हुए थे वे खिड़की जंगल की ओर खुलते थे। जैसे ही ब्लेयर इस चीज़ को देखती है तो वो चौंक जाती है। वो काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि वे पर्दे हटे हुए थे। और जैसे ही उन पर्दों को लगाने के लिए ब्लेयर बेड से उठती है और खिड़की के पास जाती है तो उसे बाहर की ओर जंगल में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो ये एक आकृति उसे नजर आती है और वो आकृति जंगल में बने पेड़ों के बीच सीधे खड़ी थी। अब उसे वो एकटक देख रही थी कि वो आकृति ब्लेयर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और अचानक ही उसके सामने पहुंच जाती है। यह देख करके ब्लेयर डर जाती है और कूदते हुए अपने बेड में जाती है और कंबल से अपने आप को ढक लेती है। जैसे ही इस आकृति पर कोको की नज़र पड़ती है वो जोर जोर से भौंकने लगती है और भागते हुए ब्लेयर के पास पहुंच जाती है। ब्लेयर अब उसे भी अपने साथ कंबल में छुपा लेती है। ये भौंकने की आवाज़ सुन करके ब्लेयर की माँ बेलिंडा भागते हुए ब्लेयर के कमरे की तरफ जाती है। और जैसे ही वो ब्लेयर के कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि ब्लेयर अलमारी के पीछे छुपी हुई है और काफ़ी डरी हुई है। जैसे ही उसकी माँ उससे पूछती है कि हनी क्या हुआ है तो वो कहती है कि उसने अभी अभी खिड़की में एक आकृति देखी थी जिससे वो डर गई थी। इधर कोको भी काफ़ी जोर जोर से भौंक रहा था। बेलिंडा कोको को शांत करती है और फिर ब्लेयर को भी समझा बुझा करके सुला देती है और अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ जाती है। कोको भी बेलिंडा के पीछे पीछे उसके कमरे तक आ जाता है। बेलिंडा अब अपने बेड में लेट जाती है। लेटने के बाद वो करवट लेकर के एक और देखने लगती है और सोच में डूब जाती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके सिर को थपथपाया। उसने सोचा कि शायद सॉन या ब्लेयर आकर के उसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो पलटती है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। फिर थोड़ी देर बाद वो यह ध्यान देती है कि कुछ टैपिंग की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। वो झट से उठती है और कमरे की बत्ती जला देती है। इधर कोको यह सब सुन करके जोर जोर से भौंकने लगता है। बेलिंडा भी उठ करके पूरे कमरे में चारों ओर देखती है लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। सारे खिड़की और दरवाजे भी बंद थे। अब पहली बार बेलिंडा के दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है। अगले ही दिन बेलिंडा अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि उनको उनकी गाड़ी की आवश्यकता है और फिर वो उस गाड़ी को अपने यहाँ ले आती है और फिर कुछ ज़रूरत के सामान को गाड़ियों में डालती है, अपने बच्चों को बैठाती है और कोको को वहीं घर के बाहर बने एक बड़े पिंजड़े के अंदर ताला लगा करके वहाँ से चली जाती है। जब वे लोग गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए एक फ्यूल पंप में रुकते हैं कि तभी वहाँ पर एक दूसरी महिला अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए आती है और बेलिंडा और उस महिला के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के क्रम में वो महिला बेलिंडा से पूछती है कि वे लोग स्लेंसविले में कहाँ रहते हैं। इस पर बेलिंडा उसे सारा लोकेशन बतला देती है और जैसे ही बेलिंडा इस सारी चीज़ बतला रही थी वो महिला चौंक जाती है और फिर वो बेलिंडा से कहती है कि मैं उस क्षेत्र में काफ़ी पुराने समय से रह रही हूँ, इसलिए मुझे यह सब कुछ पता है। शायद ये तुम्हें भी पता होनी चाहिए क्योंकि जिस प्रॉपर्टीज़ में तुम रह रही हो वहाँ पर एक भयानक आग लगी थी और उस आग में पूरा का पूरा परिवार मारा गया था। ये सब बातें होने के बाद दोनों महिलाओं ने अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरा और फिर अपनी अपनी दिशा में चले गए। इधर रास्ते में बेलिंडा गाड़ी चलाते वक्त यही सोच रही थी कि जो कुछ भी घटना उसके घर में हो रही है क्या वो एक
प्रेतात्मा की हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बेलिंडा अपने घर के पिछवाड़े में जब जंगल की ओर गई थी, तब उसे वहां पर एक छोटा कब्रिस्तान नजर आया था। बेलिंडा अब गाड़ी चला करके सीधे अपनी माँ के घर चली जाती है। बेलिंडा अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के घर में कुछ समय बिताने के बाद स्लेंसविले लौट जाती है। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसने देखा कि बाहर में कोको अपने पिंजड़े से गायब था। यह बहुत ही अजीब था। जब वो पिंजड़े के नज़दीक जाती है तो उसने देखा पिंजड़े में लगा ताला बंद था, लेकिन कोको कहीं नजर नहीं आ रहा था। यदि कोई उसे खोल करके ले भी जाता तो उसके पैर के निशान या फिर अन्य रास्ते नजर आते, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब ये काफ़ी हैरान करने वाली थी। सभी लोग परेशान थे, चिंतित थे, क्योंकि वे लोग उसे एक पालतू कुत्ता ही नहीं बल्कि परिवार का एक सदस्य मानते थे। और इस प्रकार से एक सदस्य का गुम हो जाना उन लोगों के लिए काफ़ी दुखमय बन गया था। कुछ समय बाद ब्रायन अपने घर वापस आया हुआ था। वो और बेलिंडा एक साथ बैठ करके टीवी देख रहे थे। उनके दोनों बच्चे अपने अपने कमरों में सो रहे थे। टीवी देखते देखते बेलिंडा को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जैसे ही वो सो जाती है, उसे फिर से वही सपने दिखाई देते हैं। इस बार वो फिर से अपने बेड से उठती है और नीचे की ओर झांकती है, तो उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो पहले सपने में दिखाई दिया था। वह बच्चा बेलिंडा को अपनी ओर आने के लिए इशारा करता है और बेलिंडा उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे ही बेलिंडा आंगन में पहुंचती है तो उसे पूरे आंगन में सफ़ेद चादर फैली हुई नजर आती है और पूरा दिन की तरह उजियारा नजर आ रहा था। अब वो बच्चा आगे की ओर भागता जा रहा था और बेलिंडा उसका पीछा कर रही थी कि तभी एक जगह पर आकर के वह बच्चा रुक जाता है। रुकने के बाद अचानक ही उसके पीछे से एक बहुत बड़ी काली परछाई, जो एक मानव आकृति की तरह थी, सामने आ जाती है, जिसमें कोई भी हाव भाव नहीं थे। यह देखकर बेलिंडा डर जाती है कि तभी उसके कान में एक जोर से आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुन करके बेलिंडा सपने से जग जाती है और यह आवाज़ उसके बेटे शॉन की थी। जगने के बाद वो और ब्रैन दोनों भागते हुए अपने बेटे के कमरे की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही वे लोग कमरे के अंदर जाते हैं तो उन लोगों ने देखा कि शॉन अपनी बेड से नीचे गिरा पड़ा है और उसके हाथ उसके शरीर के नीचे दबे हुए हैं, जिससे उसे काफ़ी चोट भी लगी थी। जैसे ही वे लोग शॉन के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, शॉन उन लोगों से कहता है कि उसने अभी अभी एक राक्षस देखा था और वो राक्षस उस पर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया है। ये काफ़ी अजीब बात थी। अब जैसे ही शॉन को उन लोगों ने उठाया तो उन लोगों को महसूस हुआ कि उसके हाथ की हड्डी टूटी हुई है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। उन लोगों ने ब्लेयर को अपने साथ लिया और फिर अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी शॉन को 2-3 दिन यहीं अस्पताल में रहने होंगे। उन लोगों ने शॉन को अस्पताल में छोड़ा और फिर वापस स्लेंसविले लौट आए। यह रविवार का दिन था और फिर अगले दिन ब्रायन को वापस अपने काम पर भी जाना था। इसलिए 3 दिन के बाद जब शॉन को लेने का समय हुआ तो बेलिंडा को उसे लेने जाने के लिए अपनी माँ की कार उधार में लेनी पड़ी। बेलिंडा ब्लेयर के साथ शॉन को लेने के लिए अस्पताल चली जाती है। उन लोगों ने शॉन को अपने साथ ले लिया और वापस स्लेंसविले लौटने लगे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वे लोग गाड़ी को एक किनारे खड़ी करते हैं और फ्लैशर्स चमकाने लगते हैं और बहुत जल्द ही उन लोगों को एक सवारी भी मिल जाती है। जिस दिशा में बेलिंडा और उसके बच्चे अपने घर के लिए जा रहे थे, उसी दिशा में एक बुजुर्ग महिला अपनी गाड़ी से गुजर रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोक करके उन बच्चों के साथ बेलिंडा को भी अपने गाड़ी में बिठा लिया। जब वो बुजुर्ग महिला बेलिंडा से पूछती है कि उसे किस ओर जाना है, तब बेलिंडा उसे अपने घर का पता बतलाती है। और जैसे ही इस पते को वो बुजुर्ग महिला सुनती है, वह घबरा जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें अपने घर के इतिहास के बारे में पता है? तो बेलिंडा उससे कहती है कि हाँ हाँ,
मैंने सुना है कि वहाँ पर पहले जो लोग रहते थे उन लोगों की एक आगजनी में मौत हो गई थी। इस पर वो बुजुर्ग महिला कहती है कि नहीं नहीं, वहाँ पर एक अफवाह ये है कि पहले जो लोग रहते थे उस घर के बच्चे आसपास के लोगों को काफ़ी परेशान करते थे। इसलिए जो भी लोकल लोग थे उन लोगों ने डिसाइड किया और उन बच्चों को बहला फुसला करके जंगल की ओर ले गए। और उसके बाद उन लोगों ने उनके साथ क्या किया ये किसी को भी पता नहीं, और वे बच्चे उसके बाद से किसी को नहीं दिखाई दिए। कुछ लोगों का मानना है कि उन लोगों को जंगल में पड़े एक वैन के अंदर डाल करके आग के हवाले कर दिया। ये सब बातें सुनने के बाद बेलिंडा काफ़ी विचलित हो जाती है और वो घर आने के तुरंत बाद अपने पति ब्रायन को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसे अब यहाँ पर एक रात भी नहीं ठहरना, इसलिए वो जल्दी से आए और उन लोगों को यहाँ से ले जाए। बेलिंडा ने अपनी कुछ ज़रूरी सामानों को पैक किया और वे लोग ब्रायन के आने के बाद स्लेंसविले को छोड़ करके मेरीलैंड के लिए चले जाते हैं। उन लोगों ने बीच में आकर के वहाँ से बचे हुए सामानों को भी ले जाना शुरू किया और पूरी तरह से उस घर को खाली कर दिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।